तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और उसके अंदर भी हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने कितनी चीजें कवर कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ लिया था कि जो घनाभ होता है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि अगर घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है। अगर घनाभ की लंबाई एल है, बच्चे प्लीज माइक बंद करेंगे। सभी सभी बच्चे अपना माइक बंद करेंगे जल्दी से। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। मोनू चौहान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर अगली बार आपका माइक ओपन हुआ तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। मोनू चौहान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो अपना माइक बंद नहीं कर रहे हैं, बार बार उनको बाहर निकाल दे रहे हैं क्लास से। चलिए, देखो, अगर किसी घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है, तो आप कहोगे जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका सूत्र होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। आप कहोगे सर 2, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। और आप जानते हो कि जहां पर कोई भी निशान नहीं होता, जैसे कि आप देख रहे हो कि इस 2 के और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो आप यहाँ पे गुणा का चिन्ह लोगे। और अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है, अगर हमारी भुजाएं मीटर में है, तो हमारा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमने इतना पढ़ लिया था कि किसी भी घना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सभी को आप जोड़ दोगे और जो भी आंसर आएगा आप उसको 2 से गुणा कर दोगे। इसी तरीके से जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसको हम जानते हैं किसके नाम से, चार दीवारों के क्षेत्रफल के नाम से। कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसी को हम जानते हैं चार दीवारों के क्षेत्रफल के नाम से। चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल। और अगर किसी घनाभ की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है, तो आप कहोगे सर जो इसका चार दीवारों का क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 L+B गुणा एच। यानी कि आप यहां पर फिर से देख सकते हो कि यहां पर कोई साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो आप कहोगे इस ब्रैकेट और दो के बीच में गुणा का चिन्ह है। और आप जानते हो कि अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इतना आप सभी को रिवाइज हो गया होगा, कितना इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जिन बच्चों को सूत्र याद नहीं है, प्लीज सामने लिखा हुआ सूत्र है कि जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा LB प्लस बी एच प्लस एच एल। प्लीज याद कर लो, क्योंकि इनके बिना आप सवाल नहीं कर पाओगे। और आप जानते हो कि जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो चार दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा L+B गुणा एच। और आप ये भी जानते हो कि पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होता है, यानी कि जब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले हम L+B का मान निकालेंगे। ठीक है, तब उन सभी को गुणा कर देंगे आपस में तीनों को। चलिए, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से आप क्या करें, आप जल्दी से स्क्रीन पे दिखाए हुए प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। हमने आप लोगों का कर दिया है चैट सेक्शन बंद, क्योंकि वजह आपको पता है कि आपको इस सवाल को हल करना है और हल करने के बाद में आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। एक बार हम आपको पढ़ के समझा देते हैं कि आपको क्या चीज दी गई है और आपसे क्या चीज पूछा गया है। एक घनाभाकार डिब्बे एक घनाभाकार डिब्बे की विमाएं 8 मीटर, 5 मीटर तथा 4 मीटर है। यानी कि एक डब्बा जो घनाभ की शेप का है, उसकी लंबाई कितनी है, आप कहोगे सर 8 मीटर। उसकी चौड़ाई कितनी है, आप कहोगे 5 मीटर दे रखी है। और जो ऊंचाई है वो हमें कितनी दे रखी है, 4 मीटर। ठीक है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट कराने की लागत ज्ञात करें। यानी कि जब आप इस पूरे के पूरे घनाभाकार डब्बे को बाहर से पेंट करोगे, यानी कि पूरे डब्बे को पेंट करोगे, तो आप उसका कुछ क्षेत्रफल पेंट कर दोगे। तो आपको दिया गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं, तो बताइए जब आप इस पूरे डब्बे को पेंट करोगे तो आपको कितने रुपए देने होंगे। ठीक है, यानी कि जब आप इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, तो आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं। तो जितना भी मीटर स्क्वायर आपने करा होगा पेंट, आपको उतने रुपए देने होंगे। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसको हल कीजिए और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे, यानी कि आपको दिया गया है कि एक हमारे पास में घनाभाकार डिब्बा है, यानी कि एक ऐसा डब्बा जो घनाभ की आकार का है, और उसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। तो पहले तो आप उसका क्षेत्रफल निकालिए कि जो उसकी पूरी बाहरी सतह होगी उसका कितना क्षेत्रफल होगा। और फिर आपको दिया गया है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराते हैं तो आपका 10 रुपये खर्चा होता है। इसी तरीके से अगर आप 5 मीटर स्क्वायर पेंट कराओगे तो आपका 10 गुणा 5 50 रुपये हो जाएगा। तो आपने जितना भी क्षेत्रफल निकाला होगा
आप उसको हल करके बताइए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो भी इसको साथ के साथ हल करेंगे, ताकि जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, जैसे ही इनका पोल सेक्शन बंद किया जाएगा, तो आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सके। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी वोट करें। तो अब बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी क्या कीजिए, जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं। तो बाकी जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है, वो भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए जल्दी से। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे पोल सेक्शन में अपना आंसर नहीं दे पाए, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है बच्चे। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन आता है पर अपना आंसर नहीं भेज पाए, तो वो बच्चे पोल सेक्शन से छोड़कर जल्दी से कहाँ जा सकते हैं, चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए, आपको क्या दिया गया है। आपको दिया गया है एक ऐसा डब्बा है जो घनाभ की शेप का है। एक ऐसा डब्बा है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। अब आप देखना कि आपने कौन सा ऑप्शन भेजा है, या फिर आपका क्या आंसर आया है। देखिए, एक डब्बा जो घनाभ की शेप का है, एक घनाभाकार डिब्बा, जिसकी विमाएं, यानी कि आपको लंबाई का मान दे दिया है कितना, 8 मीटर। आपको चौड़ाई का मान कितना दे दिया है, आपको कहोगे सर 5 मीटर। और आपको ऊंचाई का मान कितना दे दिया गया है, आप कहेंगे सर 4 मीटर। और फिर हमें दे रखा है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। यानी कि अगर हमारे पास में एक घनाभाकार डिब्बा है, आपने देखा होगा कि आपके पास में भी एक डब्बा हो सकता है घनाभाकार, जैसे कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, या घनाभ की शेप की आपकी किताब भी होती है। तो जब आप इसको पेंट करोगे, तो आप इसको सबसे ऊपर से पेंट करोगे, नीचे से पेंट करोगे, और जो इसकी चारों तरफ की जो बुक की वो बच जाती है कि बुक जितनी मोटी है, यानी कि आप उसकी चारों सतह को, यानी कि आप क्या करोगे, इसके 6 के 6, जो इसके 6 के 6 फलक हैं, जो 6 के 6 फेसेस आप सभी को पेंट करोगे। यानी कि आप क्या करोगे, आप करोगे इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट। यानी कि जब आप इसको बाहर से पेंट करोगे, तो आपको निकालना पड़ेगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप जानते हो कि जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2, ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। तो जब आप इन सभी में इनके मान भर दोगे, तो 2 का मान तो 2 ही रहेगा। फिर ब्रैकेट में L गुणा B, L गुणा B कितना हो गया आपको सर, 8 पंजे 40, प्लस B गुणा H, B गुणा H कितना हो गया आपको सर, 5 चौक 20, प्लस
एच गुणा एल कितना हो गया हमारे पास में, 8 चौक 32। जब आप इसको और आगे हल करोगे, आप जानते हो कि इसको हल करने के लिए पहले हमें ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर तीन संख्याएं, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आपने लिखा 2, और ब्रैकेट के अंदर कितना जाएगा, 40 + 20 60 + 30, सॉरी 32, आप कहोगे 92। कितना हो गया हमारे पास में, 92। और आज ही बताया था कि इस दो और ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन होता है, आप कहोगे सर गुणा का साइन होता है। तो जब आप दो की गुणा 92 में कर दोगे, तो आपके पास में कितना जाएगा, 184 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो आपका घनाभ है उसका जो कुल क्षेत्रफल है, जो आपको पेंट करना है, वो है 184 मीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं खर्चे की, क्योंकि हमसे तो उसके अंदर खर्चा पूछा गया है, हमसे ये तो नहीं पूछा गया कि हमें कितना पेंट करना है, हमसे पूछा गया है खर्चे के बारे में। जब आप इसका खर्चा निकालोगे, तो आप कहोगे सर जो इसका खर्चा होगा, वो हमें दे रखा है खर्चा, कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराएंगे, तो सर हमारा 10 रुपये खर्च होगा। इसी तरीके से अगर हम एक की जगह अगर हम 5 मीटर स्क्वायर पेंट कराएंगे, तो आप कहोगे सर 5 गुना हो गया है, तो रुपए भी 5 गुना हो जाएंगे, यानी कि 5 × 10, आपने कहा सर 50 रुपए हो जाएंगे। और अगर हम पूछे कि आपको 184 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, 184 गुना हो जाएगा, यानी कि 184 × 10, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1840 रुपए। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है, तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया इसको कैसे हल करना था। और अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर मुझे यहाँ से नहीं समझ में आया है, ऐसी कौन सी लाइन है जहां से उनको समझ में नहीं आया है। तो सागर बच्चे आप बताइए, आपको समझ में आ गया। हरीश आप भी बताइए बच्चे। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। जिन बच्चों ने दूसरा ऑप्शन भेजा था उनको समझ में आ गया कि उनकी गलती थी, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 1840 रुपए। तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको एक बार होमवर्क में फिर से खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर कितना हो गया, आप कहोगे सर ऑप्शन बी, 1840 रुपए। चलिए, अब आप देखिए कि अब आपको क्या करना है, आपको, यानी कि हम घन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, घनाभ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें, घनाभ के बारे में, क्योंकि हम घन के बारे में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे कि अब हम पढ़ेंगे, सॉरी अब हम पढ़ेंगे घन के बारे में, क्योंकि हम घनाभ के बारे में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। यानी कि लास्ट क्लास में हमने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जान लिया था, यानी कि हमने इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जान लिया था, और हमने इसका क्या जान लिया था, हमने इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जान लिया था। यानी कि घनाभ हमारा हो गया था पूरा। अब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे कि आज हम पढ़ेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आज हम पढ़ेंगे घन के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग लगाएंगे कि आज हम पढ़ेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, जो हमारे पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो हमारे पास में क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसके 6 फलकों, जो कि वर्ग से मिलकर बने होते हैं, के क्षेत्रफल का योग होता है। क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारे पास में घन होता है वो बनता कैसे है, यानी कि आप कहोगे सर जो घन बनता है वो हमारे पास में बनता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग से। क्योंकि जो घन हमारे पास में बनता है वो किससे बनता है, वर्ग, यानी कि स्क्वायर से मिलकर बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लिखा गया है 6 फलकों, यानी कि जो 6 वर्ग के फलक हैं, यानी कि 6 फलकों यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल के योग होता है। क्योंकि आप जानते हो कि आप जिस कमरे में बैठे हो, आप जिस कमरे में बैठे हो, अगर इस कमरे की लंबाई, इस कमरे की चौड़ाई और इस कमरे की ऊंचाई, अगर जिस कमरे में आप बैठे हो इस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर कर दी जाए किसी मान ए के, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर दी जाए किसी मान ए के, तो जो आपका कमरा था वो किसका कमरा बन जाएगा, वो एक घन के आकार का बन जाएगा। क्योंकि आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो गई, बराबर। तो घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो आप कहोगे सर आपकी आंखों के सामने जो दीवार है, तो इसके ऊपर कुछ पुताई हो रखी है, और इसके ऊपर जो पुताई हो रखी है सर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई भी ए है और ऊंचाई भी है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A × A और जो आपकी पीठ के पीछे दीवार होगी, सर इसकी लंबाई भी ए है, इसकी ऊंचाई भी है, तो इस पे जो पुताई हो रखी है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A²। क्योंकि आप जानते हो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है हमारे पास में, भुजा का वर्ग। इसी तरीके से आप कहोगे सर जो दीवार हमारे उल्टे हाथ की तरफ होगी उसकी चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी,
तो इस वाली दीवार का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, जिस पर पुताई हो रखी है, आप कहोगे ए स्क्वायर। इसी तरीके से जो सीधे हाथ की तरफ दीवार होगी, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसकी चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो सर इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब आप जिस कमरे के अंदर बैठे हो, आप देख पा रहे हो कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है ए के। तो आप कहोगे सर जो हमारा फर्श बन गया है वो भी कैसा बन गया है, एक वर्गाकार बन गया है, यानी कि एक स्क्वायर टाइप का बन गया है। तो सर इस छत का, सॉरी, इस फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और सर जो छत होगी, इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा घन का, तो आप कहोगे सर जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, कि सर जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 6 फेस हमें जोड़ने हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर 6 बार। क्यों, क्योंकि हमारे पास में 6 है, यानी कि दो आमने सामने की ये काली वाली दीवारें, फिर दो हमारे पास में नीली वाली दीवारें, और फिर हमारे पास में छत और फर्श। आप जानते हो जब एक ही नंबर को बार बार जोड़ा जाता है, जैसे कि कोई आपसे पूछे कि बताइए हमारे पास में 7 प्लस 7 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 7 को हमें 3 बार जोड़ना है, क्यों ना 3 से ही गुणा कर दे, 7 को कितना आ गया, 21। इसी तरीके से जब एक ही नंबर को बार बार जोड़ते हैं, तो वो कितनी बार जोड़ना है, आप कहोगे सर 6 बार जोड़ना है। किसे जोड़ना है, ए स्क्वायर को। तो हम कह सकते हैं जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 6 गुणा, कितना होगा वो, भुजा का वर्ग। कितना हो गया वो, 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो आप सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कि जो हमारे पास में घन होता है, जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो होता है सर 6 के 6 वर्गों के क्षेत्रफल का योग। कितना होता है वो, 6 के 6 वर्गों के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस वाली स्लाइड का, जिस पर लिखा हुआ है कि जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 a स्क्वायर। तो आप इसको थोड़ा और अच्छा लिख लेना, इसको लिख लेना 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग। और फिर आप जानते ही हो क्या चीज, कि अगर आपके पास में इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में, तो आपका होगा सर जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर आपके पास में इसकी भुजाएं मीटर में है, तो आपका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, और फिर हम आगे चलेंगे कि हमारे पास में जो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, चलिए। और अगर हम बात करें इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की, अगर हम बात करें इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो आप जानते हो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्या मतलब होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यही मतलब होता है। अब आप 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे, तो मान लेते हैं जिस कमरे में आप बैठे हो, इस कमरे के सामने एक दीवार है और इसकी लंबाई और ऊंचाई ए है। तो आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर। जो आपके पीठ के पीछे दीवार है, इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई ए है, तो इस वाली दीवार का क्षेत्रफल भी कितना हो गया, ए स्क्वायर। क्योंकि हमें तो 4 दीवारों को क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में कभी भी छत और फरस नहीं आते, कभी भी छत और फरस नहीं आते। तो आप कहोगे सर जो उल्टे हाथ की तरफ दीवार है, इसकी भी चौड़ाई ए है और ऊंचाई ए है, तो सर इस वाली दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया जिसमें पुताई हो रखी है, ए स्क्वायर। और इसी तरीके से सीधे हाथ की तरफ जो दीवार है, इसकी चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर। यानी कि आप कहोगे सर किसी भी घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना हो गया हमारे पास में, 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर 4 बार हमें ए स्क्वायर जोड़ना है। और जब हमें 4 बार ए स्क्वायर जोड़ना है, तो सर हम जानते हैं कि जब एक ही नंबर को बार बार जोड़ना है, तो इसको लिख देंगे कि 4 बार जोड़ना है गुणा ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पर है ए स्क्वायर का मतलब भुजा का वर्ग। यानी कि आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास में घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 गुणा भुजा का वर्ग। और फिर से एक बार बताएंगे क्या चीज, कि अगर हमारे पास में भुजाएं सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है, तो क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर आप हमें जल्दी से वाइट टाइप करके बताइए कि अगर आपको इतना याद हो गया है कि जो घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग, और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो आपके सामने एक सवाल आ गया है, सवाल नंबर 44।
तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, क्योंकि वजह आप जानते हो कि जब भी आपको सवाल हल करना होता है तो हल करने के बाद में पहले आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, आप सभी बच्चे करेंगे कि आपके सामने एक सवाल आया होगा पोल सेक्शन के अंदर, पर्सन नंबर 44 के नाम से। तो सभी बच्चे पहले इस पर्सन को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में इसको हल करेंगे, और फिर आप पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, एक घनाकार। घनाकार का मतलब क्या होता है, जो क्यूब की शेप का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। एक घनाकार डिब्बे का किनारा। किनारे का मतलब क्या होता है, भुजा। यानी कि आपको भुजा का मान कितना दे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि लिख देते थे कि आपको जो भुजा का मान दे दिया गया है, कि जो भुजा का मान है वो कितना है हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया कि बताइए डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो डब्बा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको हल करें जल्दी से, और हल करने के बाद में सभी बच्चे क्या करें, इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं, तो बाकी बचे हुए भी बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे, क्योंकि काफी आसान सवाल है। इससे ज्यादा टाइम हम आपको नहीं दे रहे। आपके पास में बस 20 ही सेकंड का टाइम है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करें। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए किसी वजह से, वो भी चैट सेक्शन में जाइए, और जल्दी से अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, चैट सेक्शन में सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। और बच्चे पोल सेक्शन के अंदर क्या कर जाते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, या तो उनका हाथ ऊपर नीचे लग जाता है, या फिर समझ में नहीं आता है किस वजह से। देखिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, जिन बच्चों का गलत हो गया है किसी वजह से, वो बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको भुजा का मान कितना देगा, आपको सर हमें भुजा का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर, और साफ गुड साफ मॉर्निंग पूछा गया। सर। हाँ, गुड इवनिंग बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। तो देखिए, आपसे पूछा गया है साफ साफ कि बताइए डब्बे का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। और आप जानते हो कि किसी भी घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका एक सूत्र होता है। सूत्र कितना होता है, आपको होगा सर 6 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग। जब आप इसको हल करोगे तो आपको होगा सर 6 का मान तो 6 रहेगा, गुणा भुजा का वर्ग, यानी कि जो भुजा हमें दी गई है कितनी दी गई है, आपको होगा सर हमें भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो हमने कहा सर 10 सेंटीमीटर का वर्ग कर लेते हैं। और आप जानते हो कि पहले हमें किसको हल करना होता है, ब्रैकेट को। तो जो 10 का वर्ग है वो कितना हो गया हमारे पास में, 100 हो गया। वो कितना हो गया हमारे पास में, 100 हो गया। और अब आप जानते हो कि जब आप 6 की गुणा 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 600। और ये हम आपको हर बार बताते हैं कि भुजाएं हमारी सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। हमने मोनू को क्लास से बाहर इसी वजह से निकाला था, मोनू चौहान को, और क्लास के अंदर एंट्री दे करके गलती कर दी है। हमने उनको फिर से क्लास से बाहर निकाल दिया है, और अब मोनू चौहान कभी भी क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर क्लास के दौरान अपना माइक ओपन करेगा वे वजह में, क्योंकि वो पता नहीं कर ही क्या रहे, बार बार माइक ओपन करके छोड़ दे रहे, तो हम उनको अब कभी एंट्री नहीं देंगे। चलिए, आप सभी बच्चे हमें बताइए कि अगर आप सभी को समझ में आ गया है, अगर आप सभी को समझ में आ गया है कि हाँ सर इसका आंसर होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका विकल्प यानी कि ऑप्शन बी सही है, तो आप सभी बच्चे वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर यहाँ पर डाउट है, हमें यहाँ से नहीं समझ में आ पाया। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसको और होमवर्क में ट्राई करना अपनी तरफ से। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न नंबर 45 है। अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 45 है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद। तो आपका जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45, वो हमने आपको पोल सेक्शन में डाल दिया है कि सभी बच्चे इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, और पढ़ने के बाद में हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए क्या दे रखा है आपको, आपको दिया हुआ है
एक बार हम पढ़कर बता देते हैं कि एक घनाकार डब्बे का कुल क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि एक डब्बा है जो घन के आकार का है, यानी कि वो क्यूब की शेप में है, और आपको उसका कुल क्षेत्रफल, यानी कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है किसी घन का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया गया आपको? आपको दे दिया गया 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा गया आपसे? डिब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए। किनारा आप मान जानते हो कि आपसे पूछी गई है कि बताइए जो डब्बे की भुजा होगी उसका माप क्या होगा, डब्बे की भुजा का माप क्या होगा। यानी कि आप तो इसमें ए का मान कह दो, या फिर आप इसमें कह दो भुजा का मान आपसे पूछा गया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से पढ़ें और इसको हल करने की कोशिश करें, और जिन जिन बच्चों का हल होता रहे वो इसको जल्दी से क्या करते रहे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे। आपको दिया गया है कि एक डब्बा है जो घन के आकार का है, यानी कि वो किस आकार का है, वो घन के यानी कि वो क्यूब की शेप का है, और आपको उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है कि बताइए उसकी जो भुजा होगी उसकी माप क्या होगी। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। काफी आसान सवाल है, इसलिए हम आपको इसके लिए भी 40 सेकंड काफी है कि सभी बच्चे इसको 40 सेकंड में हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। और वही इंफॉर्मेशन है कि जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ ही हल करें, ताकि जैसे ही आपका पोल सेक्शन एंड किया जाएगा तो आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा, तो फिर आप अपना जल्दी से आंसर लिखकर भेज देना कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है। सभी बच्चे अपना ऑप्शन भी याद रखेंगे कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी बच्चे भी। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन गलत कर दिया है वो बच्चे देखिए कि आपकी गलती कहां पर हुई थी। देखिए आपको क्या चीज दी गई है, आपको दिया गया है कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए डब्बे की भुजा यानी कि किनारे की लंबाई बताइए कितनी होगी। तो आपने कहा सर हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का हमें सूत्र दे रखा है, ओ मान दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे कि सर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग, और इसका मान हमें दे दिया गया है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी डाउट आए वो वहीं पर ही या तो क्वेश्चन मार्क लिखकर भेज देना चैट सेक्शन में, या फिर डी लिख कर भेज देना। हम समझ जाएंगे कि इस लाइन में उस बच्चे को डी डाउट है। ठीक है, चलिए, यानी कि यहां तक तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो हमने क्या लगाया है, सिर्फ एक सूत्र लगाया है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग, और उसका मान हमें दे रखा है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे चलते हैं। यानी कि हमें भुजा का मान निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि बताइए किनारा ज्ञात कीजिए, यानी कि हमसे भुजा का मान पूछा गया है। तो हमने कहा जिसका मान पूछा गया है उसको हल करने के लिए तो हमने इधर ही लिख लिया, जैसे कि आप समीकरण हल करते हो। भुजा का वर्ग बराबर 1350 गुणा, इधर 6/1 था तो इधर आके कितना आ गया, 1/6। जब आप इसको हल करोगे तो ये 6 से कट गया, 6 दूनी 12, बचा कितना, 1, 5, 6 दूनी 12, 3, 0, 6 पंजे 30। यानी कि आप कहोगे कि सर जो भुजा का वर्ग आ गया है वो हमारे पास में कितना आ गया, 225।
और आप जानते हैं कि आपको जब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया गया था तो आपसे कहा गया था कि आप 1 से लेकर 25 तक के नंबर का वर्ग याद कर लो। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएंगे कि 225 किस नंबर का वर्ग होता है। बताइए कि जो 225 होता है वो किस नंबर का वर्ग होता है। वेरी गुड, बच्चों का आंसर आने भी लगा है कि सर 1 का वर्ग तो 1 होता है, याद किया है सभी ने। सर 2 का वर्ग 4 होता है। सर 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। इसी तरीके से सर जब आप 15 के पास में जाओगे तो 15 का वर्ग कितना हो गया, 225 हो गया। यानी कि हम 225 को लिख सकते हैं कि 225 15 का वर्ग होता है। 225 कितने का वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। यानी कि हमारे पास में आ गया कि जो भुजा का वर्ग है, जो भुजा का वर्ग है वो हमारे पास में आ गया है कितने का, वो आप कहोगे सर 15 का वर्ग आ गया है। जो भुजा का वर्ग है वो कितना आ गया हमारे पास में, 15 का वर्ग आ गया है। अब इसको हम जब आगे हल करेंगे, इसको जब हम आगे हल करेंगे तो बच्चे हम यहाँ पर इधर काले पेन से हल करके दिखा रहे हैं। देखिए आप ऐसा करोगे कि आप लिखोगे सर जो भुजा का वर्ग है, जो भुजा का वर्ग है सर वो तो 15 का वर्ग है। और दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो आप कहोगे सर जो भुजा का मान आ जाएगा वो कितना जाएगा हमारे पास में, 15 सेंटीमीटर। कितना जाएगा वो, 15 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, वो इसका सही आंसर होगा। तो अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है, तो पहले आप क्या कीजिए, पहले हम इसको थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। तो पहले आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले क्या कर लीजिए सभी बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपसे इसके अंदर भुजा का मान पूछा गया था। भुजा बताइए कितनी होगी। तो आपने कहा सर भुजा का मान आ गया हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उसके बाद आप सभी बच्चे हमें बताइए, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आया है। सभी को समझ में आ गया? चलिए, अगर सभी को समझ में आ गया तो वेरी गुड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अब आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से प्रश्न नंबर 46 को जल्दी से पढ़िए और हल करने की कोशिश कीजिए। सागर कुमार बच्चे, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था जब आपने क्लास ज्वाइन की थी कि आप अपना कैमरा बंद करके बैठेंगे। अगर कोई भी बच्चा अपना कैमरा या माइक ओपन करेगा तो हम उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे। और देखो, हम नहीं चाहते किसी भी बच्चे का नुकसान हो। तो आप अगर शांति से बैठे हो सागर, देखो आप माइक तो नहीं अपना ऑन कर रहे हो, तो बच्चे आप अपना कैमरा भी मत ऑन करो। तो सभी बच्चे शांति से बैठकर पढ़िए। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और आपके पास में प्रश्न नंबर 46 है, हमने कर दिया उसको पोल सेक्शन के अंदर। तो सभी बच्चे प्रश्न नंबर 46 को पढ़े और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हम आपको एक बार पढ़कर बता देते हैं कि आपको क्या चीज इसके अंदर दी गई है। आपको दिया गया है कि एक घनाकार डब्बे का किनारा 15 सेंटीमीटर है। यानी कि इस बार आपको भुजा का मान दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, किनारा 15 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको भुजा का मान दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया कि बताइए डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि आप जानते हो 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया आपसे, किसके लिए, घन के लिए, क्योंकि डब्बा कैसा है, घनाकार। यानी कि डब्बा इस बार क्यूब के आकार का है, घन के आकार का है। तो आपसे इसके अंदर पूछा गया है कि बताइए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं कि आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, और सूत्र के अंदर भुजा का मान 15 सेंटीमीटर लिखिए, और जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्योंकि आपको भुजा का मान 15 सेंटीमीटर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताइए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे क्या करें, इसके अंदर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। सूत्र लगाने के बाद में उसमें भुजा का मान 15 सेंटीमीटर रख दें। तो भुजा का मान 15 सेंटीमीटर रखने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको क्या करें, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी क्या करें, इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3
सी धर्मपाल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, धर्मपाल सिंह के नाम से, आपको क्लास से बाहर निकाल दे क्या? अगर अगली बार आपने अपना माइक ओपन किया तो आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे, कभी एंट्री नहीं देंगे। 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर किसी वजह से वोट नहीं कर पाए, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा चैट सेक्शन के अंदर। देखिए क्या दिया गया आपको। काफी सारे बच्चों का इस बार भी गलत है कि वो पता नहीं किसका लगा देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या लगा दे रहे हैं, सूत्र लगा देते हैं। देखिए, आपसे इसके अंदर पूछा गया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और आप जानते हैं जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है किसी भी घन के लिए? वो होता है सर 4 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है वो? 4 गुणा भुजा का वर्ग। जब आप इसको हल करोगे, 4 गुणा भुजा का वर्ग, तो आपने कहा सर 4 का मान तो 4 ही रहेगा। 4 का मान तो 4 ही रहेगा। गुणा भुजा का वर्ग, यानी कि आपने कहा सर भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो 15 का वर्ग। जब आप इसको हल करोगे, तो अभी आपने जस्ट पीछे वाली स्लाइड पे देखा था, जब 15 का वर्ग होता है वो कितना होता है? 225। तो आपने लिख दिया सर 15 का मान वर्ग कितना हो गया? 225। और जब आप 4 की गुणा 225 में करोगे, तो कितना जाएगा हमारे पास में? 900। और हमारी भुजा किस में है? सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि हमारा क्षेत्रफल किस में आएगा? सेंटीमीटर वर्ग में। यानी कि जो आपका ऑप्शन सी होगा वो आपका सही आंसर होगा। पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि कहाँ पर उनको समझ में नहीं आया है। ठीक है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है। आपको दिया गया है कि आपके पास में प्रश्न नंबर 47 है। आप इसको जल्दी से पढ़ें, और पढ़ने के बाद में आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। प्रश्न नंबर 47 आप लोगों के सामने है, जिसमें आपको दिया गया है कि एक घनाकार डिब्बा, यानी कि फिर से डिब्बा कैसा है आपका? घन का आकार का है, यानी कि क्यूब की शेप का है। एक घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि आपने कहा जो डब्बा हमारे घन के आकार का है, जो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो हमें कितना दे दिया गया है? आपको सर 1024 वर्ग सेंटीमीटर दे दिए गए। और इनसे पूछा गया कि बताइए डब्बे का किनारा कितना होगा। यानी कि किनारे का मतलब आप जानते हो कि आपसे भुजा के बारे में पूछा गया है। तो आप क्या करें इसके अंदर? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। और सूत्र लगाने के बाद में आप बने हुए समीकरण को हल करें। जब आप बने हुए समीकरण को हल करेंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास में आंसर आ जाएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी बच्चे क्या करें? इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। तो सभी बच्चे प्रश्न नंबर 47 को हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे कि एक घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए डब्बे की भुजा का मान कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो भी इसे साथ के साथ हल करें, ताकि जैसे ही इन बच्चों का पोल सेक्शन बंद किया जाए, तो आप चैट सेक्शन में अपनी तरफ से जल्दी से आंसर भेज सके। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी क्या करें? इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर इसको जल्दी से वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर दे चुके हैं। तो बाकी के बच्चे भी क्या कीजिए? जल्दी से हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5,
4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो काफी सारे बच्चे इसमें ए ऑप्शन भी भेज रहे हैं, बाकी तो बी तो भेज ही रहे हैं। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, आपने अभी तक लग रहा है स्क्वायर याद नहीं किए, तो बच्चे आज का होमवर्क यही है कि आपसे बच्चे 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर भी याद करोगे। ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे तो इसी चीज में गड़बड़ कर दे रहे हैं। देखिए, पार्श्व क्षेत्रफल का सूत्र कितना आसान होता है, अभी याद किया था सर। पार्श्व क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा का वर्ग। जस्ट अभी ऐसा सवाल कराया था, 4 गुणा भुजा का वर्ग। वहां पर आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया था, आपने वाले लिखा था 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो आपने कहा सर 4 गुणा भुजा का वर्ग मन कितना हो गया हमारे पास में, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। आपको किसका मान पूछा गया है, भुजा का। तो आपको होगा सर जिसका मान निकालना है वो तो इधर ही रहेगा, यानी कि सर भुजा का वर्ग तो इधर ही रहेगा। और आपने कहा सर ये कितना हो गया, 1024 गुणा, इधर 4/1 था तो इधर आके 1/4 हो गया। क्योंकि आप जानते हो जब कोई भी भिन्न उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ भेजी जाती है तो वो भिन्न पलट जाती है। जब आप इसको हल करोगे तो 4 से कट गया 1024, 4 दूनी 8, बचा 2 2, 4 पंजे 20, बचा 2 4, 4 6 24। यानी कि आपने कहा सर आंसर आ गया है हमारे पास में कि जो भुजा का वर्ग होगा वो 256 आ गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 256 किस नंबर का वर्ग होता है, तो बताइए कमेंट सेक्शन में 256 किस नंबर का वर्ग होता है। ठीक है, अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है, क्योंकि किसी को याद ही नहीं है। आप याद ही नहीं कर रहे हो वर्ग। तो सभी बच्चे आज होमवर्क में 1 से लेकर 25 तक के सभी वर्ग याद करेंगे। तो अब बच्चों के आंसर आने लगे। तो आपको सर जो 256 होता है यानी कि वो 16 का वर्ग होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि जो 256 है वो 16 का वर्ग होता है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि सर 256 बराबर सर ये हो गया 16 का वर्ग। ये कितना हो गया, 16 का वर्ग। चलो, अभी हमने सीखा था हल करना। क्या सीखा था कि अगर हमारे पास में भुजा का वर्ग, अगर हमारे पास में भुजा का वर्ग 16 के वर्ग के बराबर है, तो आप कहोगे सर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर भुजा का मान 16 आ जाएगा। भुजा का मान कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो भुजा सेंटीमीटर में नहीं होगी। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, आप कहोगे सर आंसर हमारा बी सही है, 16 सेंटीमीटर। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो आप बच्चे वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए उनको कहां पर डाउट है। ठीक है, इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है? चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बेलन के बारे में। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में, कि बेलन क्या होता है। देखो, बेलन हिंदी में कहते हैं और इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। हम आपको पहले बता देते हैं, ये वो वाला बेलन नहीं है जो आपकी रसोई घर में रोटियां बेलने के काम आता है। ठीक है, यानी कि वो वाला बेलन नहीं है। अब सिलेंडर को आप ये वाला सिलेंडर मत समझ लेना कि जो आपके रसोई घर में गैस का सिलेंडर होता है, ये वो वाला सिलेंडर भी नहीं है। तो फिर ये बेलन और सिलेंडर का मतलब क्या है, आप बस नाम याद रखो कि हिंदी में इस आकृति को बेलन कहते हैं और इस आकृति को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, जिसको हिंदी में बेलन कहते हैं। और ये दिखता कैसे है, ये दिखता आपको कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में आपकी किचन के अंदर दो बर्तन यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आपका कप और आपका गिलास, जैसे कि आपका कप और आपका गिलास। लेकिन पर अगर आप देखोगे तो गिलास ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है, नीचे से थोड़ा पतला होता है। अगर आपका गिलास ऐसा है तो ये बेलन नहीं है, क्योंकि जो कंच के गिलास होते हैं मार्केट में आते हैं नए, उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो दोनों ही बराबर वृत्त होते हैं। तो ये वाला गिलास आपका क्या कहलाता है, बेलन कहलाता है। इसी तरीके से आपका कप, जो बड़े वाले कप आते हैं, कि उनका ऊपर का और जो नीचे का जो वृत्त होता है वो दोनों समान होते हैं। तो आप ये कहोगे कि ये बेलन की आकृति है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये हो गई है कि जो आपका बेलन होता है वो आपका पाइप होता है, वो आपका पाइप होता है। आपने पाइप देखा होगा, लोग टंकी में लगाकर पानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं पाइप। वो आपका कैसा होता है, गोल गोल होता है, और जो सिरा यहाँ पर सर्कल बना होता है उतना ही बड़ा सर्कल आपके पीछे बना होता है।
तो ये वाली जो आकृति होती है ये आपकी बेलन की आकृति यानी कि आपका सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपका क्या कहलाता है, ये बेलन की आकृति यानी कि आपका सिलेंडर कहलाता है, जिसके अंदर दो वृत्त होते हैं, ऊपर वाले सिरे पर और नीचे वाले सिरे पर दो क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। आप जानते हो वृत्त सर्कल का मतलब क्या होता है। और बीच में क्या होता है आपके पास में, एक गोल सी एक गोल सी सिलेंडर की क्या होती है, रोड होती है। जैसे कि हमारा पाइप होता है जिसमें पंखा लटका होता है, कुछ इस तरीके का पाइप होता है। ठीक है, अगर आप इतना सभी को समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं आगे कि बेलन होता क्या है। तो आप लोग इसको जल्दी से समझने की कोशिश करना, हम आपको दिखाएंगे कि बेलन बनता कैसे है। देखिए, बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। अब आप कहोगे सर आयत तो समझ में आ गया, लेकिन पर ये वक्र आयत समझ में नहीं आया कि वक्र आयत क्या होता है। ठीक है, अभी हम समझाते हैं। इसके दो सिरे इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व पृष्ठ एक वर्ग आयत होता है। अब आप इनको समझने के लिए आप इस आकृति को देखें, हम भी कोशिश करते हैं देखो आपको समझाने के लिए। आप सभी बच्चे सामने देखना स्क्रीन पर। अभी आपको ये वाली स्क्रीन नहीं दिखाई देगी जो आप देख रहे हो, अभी आपको ये स्लाइड नहीं दिखाई देगी जो आप देख रहे हो। अब आप हमें बताइए कि क्या आपको ये पेपर दिखाई दे रहा है, क्या आप सभी को ये पेपर दिखाई दे रहा है। ये एक आयतकार पेपर है। ये कैसा पेपर है, एक आयतकार पेपर है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई है। जब आप इसको इस तरीके से मोड़ दोगे, सभी बच्चे जब इसको आप इस तरीके से मोड़ दोगे, कमेंट मत करना, सब बच्चे सामने देखिए। जब आप इसको इस तरीके से मोड़ दोगे, जैसा कि आप चार्ट पेपर लेकर आते हो मार्केट से, तो जब आप इस तरीके से इसको मोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पाइप के जैसा बन जाएगा। यानी कि आयत था जो कि एक आपका सिलेंडर के जैसा बन गया है, जो कि कैसा बन गया आपका, एक सिलेंडर के जैसे। यहां पर भी एक सर्कल बन गया है और इसके पीछे भी एक क्या बन गया है, सर्कल बन गया है। और जो बीच में बन गया है ये आपका क्या बन गया है, ये आपका एक वक्र आयत बन गया है। यानी कि जो आपका भी आयत था वो क्या बन गया, आपका वक्र आयत बन गया है। यानी कि वो क्या बन गया है, आपका एक पाइप के जैसा बन गया है। और आपको दिख रहा है ऊपर और नीचे क्या है आपके पास में, दो वृत्त बन गए, दो सर्कल बन गए। तो इस वाली आकृति को क्या कहते हैं हम, इस वाली आकृति को कहते हैं हम बेलनाकार आकृति। यानी कि ये हमारा बेलनाकार आकृति होता है। अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, शायद अब हमने आपको स्क्रीन शेयर की है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि जो आपकी जो बेलनाकार आकृति है वो आपको इस तरीके से दिखती है। अभी आपको हमने बनाकर दिखाई कि आप क्या करेंगे, एक आयत को लेंगे और आप एक आयत को इस तरीके से मोड़ देंगे, रोल कर देंगे, और रोल करने के बाद में आपकी कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएगी। तो ये वाली आकृति आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी बेलनाकार आकृति। क्या कहलाएगी आपकी, बेलनाकार आकृति। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, आपको दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं, एक वृत्त ऊपर दिखाई दे रहा है और आपको एक वृत्त यानी कि एक सर्कल आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, बेलनाकार आकृति कहलाती है। और आप देखो इसकी कुछ खासियत होती है, क्या होती है इसकी कुछ खासियत होती है। जैसे कि आप इन सभी पॉइंटों को स्क्रीन स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट लेंगे जब हम आपको बोलते रहेंगे। जैसे कि वृत्त, जो वृत्त होता है, जो सर्कल होता है, इस बेलन का आधार कहलाता है। जो हमें वृत्त दिखाई दे रहा है, एक वृत्त हमें ऊपर दिखाई दे रहा है और एक वृत्त हमें नीचे दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों ही व्रत क्या कहलाएंगे, ये दोनों ही व्रत बेलन के आधार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दोनों ही व्रत बेलन के आधार कहलाएंगे। ठीक है, अगर इतना आप समझ में आ गया है कि दोनों ही व्रत बेलन के आधार कहलाएंगे, चाहे वो नीचे वाला व्रत है और चाहे वो ऊपर वाला व्रत है, अब आप कहोगे सर ऊपर तो आधार नहीं होता, आधार तो नीचे होता है। बच्चे कोई बात नहीं, दोनों ही व्रत क्या कहलाएंगे, इसके आधार कहलाएंगे। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि दोनों ही व्रत क्या कहलाएंगे, इसके आधार कहलाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप करो, यहां सर हमें समझ में आ गया कि दोनों ही जो व्रत होंगे वो इसके आधार कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि जो दोनों ही व्रत होंगे वो उसके आधार कहलाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, बेलन व्रत इस बेलन का आधार कहलाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब आप तीसरा देखिए, इन दोनों आधारों के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि जो आपको ऊपर एक सर्कल दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ऊपर एक वृत्त दिखाई दे रहा है और नीचे एक वृत्त दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी आप जानते ही हो कि अगर आपसे आपके कमरे की ऊंचाई पूछी जाएगी तो आप ऊंचाई को बताओगे एक 90 डिग्री वाली ऊंचाई, यानी कि आप सीधी ऊंचाई बताओगे। आप कभी ये नहीं बताओगे मेरे कमरे की ऊंचाई ये है। यानी कि आप कभी भी टेढ़ी जिसे बोलते हैं, टेढ़ी बोल दो चाहे तिर्यक बोल दो, कभी भी आप ऐसी ऊंचाई नहीं बताते। आप हमेशा ऐसी ऊंचाई बताते हो जो छत और फर्श के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो ऊंचाई कहलाती है। तो यहां पर भी आप कहोगे
सर इन दोनों आधारों के बीच की जो लंबवत दूरी का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो दूरी होती है, वो बेलन की ऊंचाई कहलाती है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यानी कि दोनों ही पॉइंट क्या है, वृत्त के केंद्र है। दोनों ही पॉइंट क्या है, वृत्त के केंद्र है। यानी कि जब आप दोनों ही वृत्त के केंद्रों को जोड़ दोगे तो जो आपकी एक लंबवत दूरी होगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, बेलन की ऊंचाई कहलाएगी। अब ये जितनी भी हमने लाल कलर की लाइनें बनाई है, ये सभी क्या है, ये सभी बेलन की ऊंचाई है। ये सभी क्या है, बेलन की ऊंचाई है। हाँ, अगर हम किसी बच्चे से पूछने लगे कि बताइए लाल कलर वाली बेलन की ऊंचाई है या फिर ये नीले रंग वाली बेलन की ऊंचाई है जो हमने अभी बनाई है, बताओ कौन सी होगी, नीले रंग वाली या लाल रंग वाली। अगर रंग वाली बेलन की ऊंचाई तो आप एक टाइप करें, और अगर आपको लगता है कि नीले रंग वाली बेलन की ऊंचाई तो आप दो टाइप करें। बताओ बेलन की ऊंचाई किसको कहोगे आप, लाल रंग वाली को या नीले रंग वाली को। लाल रंग वाली को कहोगे, क्योंकि लंबवत दूरी ही हमारी ऊंचाई होती है। ठीक है, यानी कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई है, वेरी गुड। अब आप यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट जो है वो भी बहुत जरूरी है, कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या आर होती है। यानी कि अगर आपको आपको क्या दी जाए, वृत्त की त्रिज्या दी जाए, अगर आपसे कोई कह दे कि जो बेलन की जो आधार है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, या फिर कह दे कि इस आकृति में वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और फिर आपसे कोई कहने लगे कि बताओ बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जो इसका वृत्त है, जो उसकी त्रिज्या है, उसी को बेलन की त्रिज्या भी कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, बेलन की त्रिज्या कहेंगे। देखो लिखा है साफ साफ कि जो वृत्त की त्रिज्या होंगे उसी को हम बेलन की त्रिज्या भी कहेंगे। जो वृत्त की त्रिज्या होगी उसी को हम बेलन की त्रिज्या भी कहेंगे। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें सब कुछ समझ में आ गया है। फिर हम आगे चलते हैं, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कौन से पॉइंट में उनको डाउट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। तो देखो आप लोगों के सामने एक पर्सन आया है, आप इस पर्सन को जल्दी से पढ़ें, और पढ़ने के बाद में जल्दी से आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए आप लोगों के सामने एक पर्सन है, बोलिए बच्चे क्या बोल रहे हो। ठीक है, कोई बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप लोगों के सामने एक पर्सन आ गया, पर्सन नंबर 35। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। बहुत ही आसान सवाल है, 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे करने में, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बताइए बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बताइए बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप सभी के लोगों के पास में बस सिर्फ 20 ही सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, इससे ज्यादा कोई आसान सवाल नहीं हो सकता। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या सिर्फ बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं, तो आप जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और आप अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया है, सभी का आंसर ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। हम एक बार समझा देते हैं सभी को, क्योंकि सिर्फ दो ही बच्चे जिन्होंने गलत कर दिया पोल सेक्शन में। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, आपने कहा सर ये रहा वृत्त, और इस वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, सर 5 सेंटीमीटर दी गई है। अभी बताया था लास्ट वाला पॉइंट, स्लाइड पर देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या था, यही बताया था कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसी बेलन की त्रिज्या आर होती है। तो अब आपको दिया गया कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, पूछा गया बेलन की त्रिज्या बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन का आधार वो वृत्त ही होता है। तो आप कहोगे ऑप्शन बी क्या है आपका सही आंसर है, कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। अगर आप सभी को समझ में आ गया है, जिन बच्चों ने गलत किया था पोल सेक्शन में, दो बच्चों ने, तो आप सभी बच्चे वाई टाइप करें, और अगर किस बच्चे को कोई यहाँ पर डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर हमें यहाँ पर कोई डाउट है। ठीक है, इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए एक सवाल हमें और कराना है,
सिर्फ हो सकता है 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए, तो कोई बात नहीं, कभी कभार के 2 मिनट ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए। तो आप सभी बच्चों के सामने एक सवाल है, प्रश्न नंबर 36। आप सभी बच्चे इसको पढ़िए। हमने आपको कर दिया चैट सेक्शन बंद। तो प्रश्न नंबर 36 को आप जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। प्रश्न नंबर 36 हमने आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। तो सभी बच्चे इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद में इसको हल करें और उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए क्या दिया गया आपको। आपको दिया गया कि नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई क्या है। यानी कि आपको कुछ नंबर यहाँ दिखाए गए हैं और आपसे फिर बेलन की ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर नंबर दिखाए गए हैं 4, 8, 12, 13। जबकि आप परिभाषा जानते हो कि जो बेलन की ऊंचाई होती है, हमने आपको बनाकर भी दिखाई थी कि कौन सी ऊंचाई होगी बेलन की। तो आप सभी बच्चे समझ सकते हो। तो हम सिर्फ आपको इतना बताएंगे इसमें कि जो आपको ये लाल वाली लाइन है, वो आपको 13 सेंटीमीटर दी गई है। जो आपको हमने लाल वाली लाइन बना के दिखाई गई है, वो आपको 13 सेंटीमीटर दी गई है। और जो हमने आपको काले रंग की लाइन बना के दिखाई है, वो आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। वो आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। और जो हमने नीले रंग की लाइन बनाई है, वो आपको 4 सेंटीमीटर। और जो हमने हरे रंग की लाइन बनाई है, वो आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो बताइए इनमें से कौन सी बेलन की ऊंचाई है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में 20, क्या 10 ही सेकंड है सिर्फ। चले, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। यानी कि अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या किसी बच्चे से आंसर नहीं कर पाए थे बच्चे पोल सेक्शन में, तो वो चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है। ये एकमात्र ऐसा पहला सवाल है जो सभी का पोल सेक्शन में भी सही है और चैट सेक्शन में भी सही है। इसमें किसी बच्चे की कोई गलती नहीं है। बहुत ही आसान था। देखिए हम आपको फिर भी एक बार बताते हैं। ये 4 सेंटीमीटर क्या है। आप कहोगे सर ये 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि हम कहेंगे जो 4 सेंटीमीटर है वो बेलन की त्रिज्या है। वो क्या है, वो आप कहोगे सर वो बेलन की त्रिज्या है। वो बेलन की त्रिज्या है। चलिए, जो 8 सेंटीमीटर हमें दिख रहा है, वो हमें क्या दिख रहा है, वृत्त का व्यास दिख रहा है। तो हम कहेंगे सर जो 8 सेंटीमीटर है वो बेलन का व्यास है। वो बेलन का व्यास है। फिर आप कहोगे सर जो हमें 12 सेंटीमीटर दिख रहा है, यानी कि जो लंबवत दूरी है दोनों आधार के बीच की, आप कहोगे सर जो 12 सेंटीमीटर है वो बेलन की ऊंचाई है। वो क्या है, बेलन की ऊंचाई है। क्योंकि इतना तो हमने पढ़ा है। और आप कहोगे 13 सेंटीमीटर के बारे में, आप कहोगे हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि ऐसी कोई चीज होती नहीं है जिसके बारे में हमने पढ़ा हो। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया है। तो अब आप सभी बच्चे अपनी होमवर्क की स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए कि आपका जो होमवर्क है वो ये रहा। अब आप सभी बच्चे होमवर्क की स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आप लोगों का होमवर्क है। प्रश्नावली एक 4.1, प्रश्नावली 4.1 जो कि पेज नंबर 132 पर है, उसमें 2 सवाल है। और प्रश्नावली 4.2 जो कि पेज नंबर 133 पर है, और उसमें 3 सवाल है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। और अगर आप सभी के पास में बुक है, तो फिर आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर जा सकते हो। और अगर किसी बच्चे के पास में बुक नहीं है, तो वो आप हमें बताइए, हम जल्दी से स्क्रीन के ऊपर लगा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले